ससुराल को जिला घोषित कर दो। ये देखिए श्याम सुंदर जी, लड़का कितना सुंदर है। हमारी अनुराधा बिटिया के लिए महेश से अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता। अरे सीतापुर गांव में बड़ी हवेली है जमींदार सूरज सिंह की। बहुत सुंदर है देखने में लड़का। पंडित जी बात चलाइए। अनुराधा की माँ एक काम करो, अनुराधा को भी तस्वीर दिखा दो, वो भी देख लेगी। जी ठीक है, मैं अभी दिखाती हूँ। अनुराधा ने जब महेश की तस्वीर देखी तो उसे महेश देखने में बहुत सुंदर लगा और मन ही मन उसने महेश को अपना पति भी मान लिया। अनुराधा के माता पिता भी इस रिश्ते से खुश थे। कुछ दिनों बाद अनुराधा की शादी जमींदार साहब के बेटे महेश के साथ हो जाती है और फिर अनुराधा शादी होकर सीतापुर गांव आ जाती है। अनुराधा ने जब हवेली देखी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे और खुशी से मन ही मन बातें करने लगी। कितनी सुंदर हवेली है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं तो किसी राजमहल की रानी बनने वाली हूँ। ये हवेली तो मेरे सपनों से भी ऊपर है। बहू चलो अंदर चलो, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म होनी है। अनुराधा अपनी सास और बाकी रिश्तेदारों के साथ हवेली के अंदर जाती है, पर जैसे ही उसने हवेली के अंदर प्रवेश किया वो घबरा गई। क्या हुआ बहू, आओ चलो। हवेली बाहर से जितनी भव्य दिखती थी अंदर से उतनी ही भरी हुई थी। हर तरफ हलचल थी। इतने सारे लोग देखकर अनुराधा घबरा गई। इतने सारे लोग, हो सकता है शादी में आए होंगे और चले जाएंगे। बहू तुम यही सोच रही हो ना कि हवेली में इतनी चहल पहल क्यों है? इसलिए क्योंकि हमारे परिवार में सभी लोग एक साथ रहते हैं। ये तुम्हारे ससुर के बड़े भाई हैं, ये उनकी पत्नी मेरी जेठानी, ये उनका परिवार है, यानी कि तुम्हारे जेठ देवर, उनके बच्चे, हम सब एक साथ रहते हैं। धीरे धीरे तुम्हें सबकी पहचान हो जाएगी। मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। एक एक करके सभी महिलाएं अनुराधा का घूंघट उठाकर उसे देखने लगी। बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लाई हो महेश की माँ। हमारे खानदान में सब बहुएं बहुत सुंदर सुंदर आई हैं। अनुराधा भी सब बहुओं की तरह बहुत सुंदर है। माँ भाभी कितनी प्यारी है। बिल्कुल सही कहा खुशी बिटिया। बाहर के मेहमान तो बाद में आते, घर में इतनी औरतों ने मुंह दिखाई की रस्म में समय लगा दिया। फिर जब बाहर के लोग आए तो अनुराधा पूरी तरह से थक कर चूर हो चुकी थी। रात को जब वो महेश के साथ अपने कमरे में थी तो उसने महेश से पूछा, इतने सारे लोग, क्या हम सब साथ ही रहेंगे? हाँ अनुराधा, हमारा परिवार बहुत बड़ा है। हमारे घर में कोई अलग नहीं, सब दिल से जुड़े हैं, सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं। मैं तो बचपन से ही सबको एक साथ देखता आ रहा हूँ। इस परिवार की नींव एक दूसरे के लिए प्रेम पर आधारित है। अब तुम्हें भी इस परिवार के लोगों के दिलों को अपने प्यार से जीतना है। मैं तो एक राजमहल की रानी बनने आई थी, पर यहाँ तो मैं एक बड़े से गांव के बराबर ससुराल में एक छोटी सी बहू बनकर रह गई हूँ। क्या मैं इस भीड़ को झेल पाऊंगी? अनुराधा को पता था कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसे लगा कि वो अपनी छोटी सी दुनिया छोड़कर एक गांव के बराबर ससुराल में आ गई है, जहाँ हर रिश्ते को समझना और निभाना उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। सुबह के 5 बजे थे। सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था कि अनुराधा की नींद खुल गई। रसोई में बर्तनों और बातों की आवाजें आ रही थी। वो उठी और मन में थोड़ी घबराहट लिए रसोई की तरफ गई। वहां का नजारा देखकर वो दंग रह गई। कम से कम 5 औरतें पहले से ही काम में लगी थी। कोई आटा गूंथ रही थी तो कोई सब्जियां काट रही थी। उसकी सास एक बड़े से चूल्हे पर दाल पका रही थी। आ गई बहू, तुम्हारी आंखें तो अभी तक नींद में हैं। जाओ जाकर स्नान करके आओ ताकि तुम्हारी भी नींद खुल जाए। फिर तुम भी रसोई में हाथ बटा देना। आज तुम्हारी पहली रसोई भी है। पहली रसोई? हाँ राधा, तुम नहाकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खीर बनाने का सामान निकाल देती हूँ, क्योंकि कम से कम 8-10 किलो तो खीर बनानी ही पड़ेगी। अनुराधा, तुम्हें ज्यादा मात्रा में खाना बनाना आता है ना? क्योंकि हमारे परिवार में तो खाना ऐसे ही बनता है, हमें तो आदत है। अरे तो आदत तो डालनी ही पड़ेगी। तुमने भी तो ज्यादा मात्रा में खाना बनाने की आदत डाली थी ना, वैसे अनुराधा बहू को भी आदत पड़ जाएगी। क्यों छोटी? बिल्कुल सही कह रहे हो भाभी। जाओ बहू नहा कर आ जाओ। उस दिन तो अनुराधा इतनी सारी खीर बनाकर बिल्कुल ढेर हो गई। उसने आज से पहले इतने लोगों के लिए कभी भी खाना नहीं बनाया था। इतनी बड़ी मात्रा में काम देखकर वो अंदर ही अंदर परेशान रहने लगी। उसने तो सिर्फ उस दिन खीर बनाई थी, पर घर की औरतों को वो देख रही थी कि बड़े बड़े पतीलों में भरकर खाना बना रही थी। बच्चों का शोर, बड़ों की बातें, अब रोजाना ही अनुराधा ये सब होते देखने लगी। अनुराधा को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ काम काम और काम तक सिमट गई है। वो सारा दिन काम करती रही, खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने तक, और फिर शाम को पूरे घर के लिए चाय बनाना। एक दोपहर जब वो थक कर अपने कमरे में आई
तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि वो एक काम करने वाली मशीन बन गई है। उसका मन किया कि वो अपने मायके वापस चली जाए। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, यहाँ से जाना है। ये सोचकर वो गुस्से में खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ी, और जैसे ही बाहर निकलने वाली थी, अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। महेश घबरा गया और चिल्लाकर पूरे परिवार को आवाज दी, माँ, बड़ी माँ, भाभी, भैया, बाबूजी, जल्दी आओ, अनुराधा बेहोश हो गई है। पूरा परिवार भागकर कमरे में आया। सब परेशान हो गए। तुरंत गांव के डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने अनुराधा की जांच की। डॉक्टर साहब, वो होश में क्यों नहीं आ रही? मेरा तो मन घबरा रहा है। डॉक्टर साहब, मेरी बहू को क्या हुआ है? अचानक ये बेहोश कैसे हो गई? घबराने की कोई बात नहीं है अनुराधा, अब कुछ देर में होश में आ जाएगी। मैंने ताकत का इंजेक्शन लगा दिया। कई बार माँ बनने के समय शुरुआत में ऐसे चक्कर आ जाते हैं। माँ? जी यशोदा जी, आपकी बहू माँ बनने वाली, इसीलिए अनुराधा को आराम की बहुत जरूरत है, ताकि शरीर में कमजोरी ना हो और बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा हो। डॉक्टर की बात सुनकर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अनुराधा को होश आ गया था। अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखकर अनुराधा थोड़ा घबरा गई। मेरी बहू रानी, तुमने तो हमें इतनी बड़ी खुशी दे दी। जीती रहो बहू। जीती रहो बहू। तुम और तुम्हारा आने वाला बच्चा स्वस्थ रहे, इसके लिए अपने शरीर को आराम दो। बहू, कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। बाबूजी, हम अनुराधा का पूरा ख्याल रखेंगे। अनुराधा, बस तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना है, बाकी घर की सारी जिम्मेदारी हमारी है। अगले कुछ महीनों तक अनुराधा को कोई काम नहीं करने दिया गया। उसे रानी की तरह रखा गया। सब उसकी पसंद का खाना बनाते, उसकी देखभाल करते। अनुराधा की आंखें खुल चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि जिस भीड़ से वो चिढ़ती थी, वही भीड़ आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। ये भीड़ नहीं, उसका परिवार था। एक ऐसा परिवार जो मुसीबत के समय में हमेशा साथ खड़ा था। महेश जी, आप सही कहते थे। ये परिवार सचमुच एक दूसरे के साथ प्रेम की डोर से जुड़ा है। अब इस डोर का एक हिस्सा मैं भी हूँ। ये मेरा परिवार है, हंसता खेलता, ढेर सारा प्यार बांटने वाला परिवार। अनुराधा की बात सुनकर महेश के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो अनुराधा को गले से लगा लेता है। कुछ समय बाद अनुराधा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। उसका पूरा परिवार उस बच्चे पर ढेर सारा प्यार लुटा रहा था और अनुराधा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे पता था ये परिवार उसका है, जहां प्यार की कोई कमी नहीं। क्या हुआ अंशिका, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ, वो मैं अभी हॉस्पिटल से अबॉर्शन करवा कर आई हूँ, इसलिए थोड़ी कमजोरी फील हो रही है। तुम पागल हो क्या? तुम हमारा बच्चा गिरवा कर आई हो। जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं इस खुशखबरी का इंतजार कर रहा था और आज तुमने उसे अबॉर्ट करवा दिया। लीगल तौर पर यह बच्चा मेरा है, इसलिए मेरी मर्जी में इसे रखूं या गिराऊं। वैसे भी बॉडी मेरी खराब होगी तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। उनकी ये बात उनकी नौकरानी सुनीता सुन लेती है। एक मैं अभागिन हूं जो बच्चे के लिए कितनी मन्नतें मांग रही हूं, और एक मेम साहब है जो अपना बच्चा गिरा कर आ गई। हे भोलेनाथ, न जाने तू कब मेरी झोली भरेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज अंशिका की सास रमोला मिठाई लेकर आती है और उससे कहती है, ले बहू, ये देसी घी के मोतीचूर लड्डू खा ले। पड़ोस की कमला देकर गई है, ना जाने मेरे नसीब में कब दादी बनने का सुख होगा। ओफो, अब आप भी शुरू मत हो जाइए। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मुझे आपके जैसे गुब्बारे की तरह थोड़ी ना फूलना है। 55 की होकर 60 की लगती हो आप। मुझे जिम जाने में देर हो रही है, आप खाइए ये लड्डू। समय बीतता है। एक रोज ऐसे ही अंशिका जिम में एक्सरसाइज कर रही थी कि वो अचानक बेहोश हो जाती है। उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है। वो उसे अस्पताल लेकर चले जाते हैं, जहां डॉक्टर उनसे कहता है, मुबारक हो, आपकी वाइफ माँ बनने वाली है। नहीं, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझे आज ही अबॉर्शन करवाना है। अंशिका, इस बार तुमने बच्चा गिरवाने की सोची भी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, समझी? अब इस डर से अंशिका अबॉर्शन नहीं करवाती। उधर भोलेनाथ की कृपा से सुनीता की गोद भी भर जाती है और वो भी गर्भवती हो जाती है। अब जहां गर्भावस्था की हालत में भी सुनीता सारा दिन काम करती, तो वहीं अंशिका बिस्तर पर पड़े पड़े आराम करती रहती। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, अंशिका बहू, तुम सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती हो, ऐसे में ज्यादा आराम करना भी ठीक नहीं, कम से कम थोड़ा टहल ही लिया करो। प्रेग्नेंट मैं हूं माँ जी, तो आप मुझे ये सब ज्ञान मत दीजिए और अब जाइए यहाँ से। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं और दोनों की डिलीवरी का दिन आ जाता है। जहां सुनीता नॉर्मल डिलीवरी से सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म देती है, तो वहीं अंशिका की डिलीवरी सी सेक्शन से होती है। कुछ दिन बाद वो घर आ जाती है।
एक रोज, अरे मेरा बच्चा क्यों इतना रो रहा है? आजा मैं तुझे दूध पिलाऊं। सुनीता, मुन्ने को दूध पिला पिलाकर तुम कितना कमजोर हो गई हो। मैं मुन्ना के लिए बाहर का दूध ले आता हूँ। नहीं नहीं, माँ के रहते हुए वो बाहर का दूध क्यों पिएगा? और वैसे भी माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत लाभकारी होता है। उधर दूसरी तरफ अंशिका का बेटा रो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उसे दूध नहीं पिलाती। क्या मुसीबत है, तब से ढोल की तरफ बजे ही जा रहा है, बजे ही जा रहा है। इसकी आवाज सुन सुनकर तो मेरा सिर दर्द हो गया। चुप हो जा, अब और कितना रोएगा? अंशिका, उसे भूख लगी है, उसे दूध पिलाने के बजाय उसे डांट रही हो। तुम्हारी वजह से मेरा फिगर खराब हो गया और तुम चाहते हो इसे दूध पिलाकर मैं अपना बचा कुचा फिगर भी खराब कर लूं। तुम ही संभालो इसे। कुछ दिन बाद सुनीता काम पर वापस लौट आती है। सुनीता उनके घर का सारा काम अपने बच्चे को पीठ पर बांध कर ही करती, फिर थकी हारी घर आकर खाना बनाती, उसके बाद अपने बच्चे की मालिश करने बैठ जाती। तो वहीं अंशिका तो बस जिम और अपनी फिटनेस पर ही ध्यान देती और बच्चे की मालिश नहीं कर पाती, जिस कारण दिन पर दिन उसके मुन्ने का विकास ठीक से नहीं हो पाता, जिस वजह से निशांत उसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है। देखिए, बच्चे की मालिश बहुत जरूरी है। अगर इसकी मालिश नहीं हुई तो हो सकता है कि अपाहिज हो जाए। ये सुनते ही निशांत घबरा जाता है। शाम को जब मुन्ना रो रहा होता है तो अंशिका जिम से आती है और चिल्लाते हुए कहती है, ओफो, इस बच्चे ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। जब देखो चिल्लाता रहता है। काश कि तू गूंगा पैदा होता। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि तेरा गला ही दबा दूं। ये सुनकर निशांत उसे जोर से थप्पड़ मार देता है और उससे कहता है, अरे कैसी माँ है तू माँ नहीं डायन है। कोई भला अपने बच्चे के लिए ऐसा कह सकता है? आज तेरे कारण मेरा बच्चा अपाहिज होने वाला है। अपने पति की बात सुनकर अंशिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो निशांत से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो निशांत, मुझसे गलती हो गई। मैं अपने ही बच्चे के अपाहिज होने का कारण बनने वाली हूँ। मेम साहब, अभी भी देर नहीं हुई है। बच्चे को अपना दूध पिलाकर और उसकी मालिश करके आप उसे ठीक कर सकती हैं, और इसमें मैं आपकी मदद करूंगी। उस दिन के बाद से अंशिका अपने बच्चे का पूरी तरह ध्यान रखती है और उसे समय समय पर अपना दूध पिलाती है, साथ ही सुनीता की मदद से उसकी मालिश भी करती है। कुछ ही दिनों में उसका बच्चा भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब अंशिका के अंदर भी ममता जाग जाती है और वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है।